हेलो जय हिंद स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में आप लोग को दूसरा चैप्टर अम्ल क्षार तथा लवण समाप्त किए थे नहीं, और अब हम लोग को आगे पढ़ना था अगला चैप्टर। आपका होमवर्क था कि पहला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बनाया, फिर दूसरा का बनाया। कल क्या करेंगे हम, अभी तो नहीं देख पाए क्वेश्चन, नेक्स्ट डे में आपको ये बतला देंगे। हम आपको यहाँ से ही बोल देंगे जो क्वेश्चन अच्छा है उसके बारे में 10-5 क्वेश्चन जो होगा उसके बारे में हम डिस्कशन कर देंगे। इसलिए यदि किसी कारणवश एकाध क्वेश्चन जैसे दीर्घ उत्तरीय या लघु नहीं बन पाया हो तो आप हर हाल में 1 से 2 दिन में बना लीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर पर भी चर्चा करेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर हम लोग को पढ़ना था, तीसरा चैप्टर धातु और अधातु नहीं, धातु तथा अधातु। लेकिन धातु अधातु और इसके आगे का चौथा चैप्टर कार्बन तथा इसके यौगिक थोड़ा इम्पोर्टेंट है, काफी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन इसमें से जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है 2 चैप्टर, धातु अधातु और कार्बन तथा इसके यौगिक, तीसरा और चौथा। इसीलिए और चूंकि ऑनलाइन उतना मतलब बहुत बेहतर तो नहीं हो रहा है, आदमी मजबूरी में चला रहा है क्लास, वो अलग बात है, बहुत बेहतर नहीं है ना, हम लोग को मजा आ रहा है ना आपको उतना मजा आ रहा होगा। लेकिन चूंकि सीखना तो है ना, टाइम फिर बचेगा नहीं, इसलिए धीरे धीरे हम लोग सीख रहे थे। तो इसीलिए आपको तीसरा चौथा चैप्टर हम रोक रहे हैं और डायरेक्ट लास्ट चैप्टर जो 5वां चैप्टर है वो पढ़ा रहे हैं। 5वां चैप्टर है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, उसी को हम शुरू कर रहे हैं। कारण समझ गए ना, क्योंकि इसलिए कि हम लोग को इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने का जो बारी आएगा वो सामने फेस टू फेस पढ़ेंगे, ऑनलाइन में ये पढ़ा रहे हैं आपको। चलिए ठीक है, अगला चैप्टर का आपको हेडिंग देना है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। चलिए आपको ये हेडिंग देना है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। देखिए सबसे पहला बात आप समझ लीजिएगा, ये चैप्टर सीखने के लिए आपको कुछ चीज तो है कैसे भी समझ में आएगा जो भी पढ़ा रहे हैं एक या दो लेक्चर में, लेकिन आप ये बात समझ लीजिएगा कि यदि आगे का चीज सीखना होगा तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। 1:2 2:2 सबको ऑर्डर बता दिए हैं, ये याद है ना, 10th क्लास शुरू करते समय बतलाया आपको 1s < 2s इस एनर्जी का ऑर्डर, और सबसे पहले जो आता है उसमें इलेक्ट्रॉन जाता है। मतलब ये कि सबसे कम एनर्जी 1s का, तो इसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा फिर 2s में जाएगा। ये इसी के तरीका से 1:2 2:2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। आपको हर हाल में ये लिखने आना चाहिए, तभी इस चैप्टर का पूरी बात आप सीख पाइएगा। चलिए आपको बता दिए हम कि चैप्टर सीखने के लिए क्या आपको तैयारी करके रखना है। समझिएगा तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण क्या है। देखिए पहला बात तो ये है कि आवर्ती वर्गीकरण क्या है। वर्गीकरण का, तत्वों का वर्गीकरण का मतलब क्या होगा? तत्वों का वर्गीकरण का मतलब होगा कि तत्वों का बंटवारा। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? वर्गीकृत करना, मतलब अलग अलग करना, बांटना। लेकिन किस आधार पर बांटना? आवर्ती वर्गीकरण है, मतलब ये कैसा वर्गीकरण है? वैसा वर्गीकरण, ऐसा बंटवारा कि बंटवारा के बाद भी कुछ विशेष नियम का पालन हो, कुछ विशेष नियम के अनुसार परिवर्तन हो, निश्चित परिवर्तन हो, निश्चित समय के बाद परिवर्तन हो, निश्चित संख्या के बाद परिवर्तन हो, ऐसे नियम के अनुसार परिवर्तन को आवर्ती वर्गीकरण कहते हैं। अब समझिएगा, आपको परिभाषा हम क्या देंगे आवर्ती वर्गीकरण का? परिभाषा ये तो बोलचाल की भाषा में समझ लेना है। परिभाषा ये होगा कि समान गुण वाले तत्वों को, जो एक समान, जैसे तत्वों की संख्या टोटल लगभग 111 है, तो 111 तत्व हैं, तो सभी तत्वों को ऐसा नहीं समझना है कि सबका गुण अलग अलग होता है। बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनका गुण एक दूसरे से
मिलता है, एक दूसरे से समान होता है। ऐसे तत्वों के गुण के लिए, ऐसे समान गुण वाले तत्वों को एक जगह कर करके रखने के लिए, एक जगह वर्गीकृत करने के लिए, एक जगह एक समान गुण तत्व को यहाँ रख दिए, बाकी जिसका एक समान उसको यहाँ रख दिए, ऐसे इसी को आवर्ती वर्गीकरण कहते हैं। समान गुण वाले तत्वों को एक साथ रखने की प्रक्रिया आवर्ती वर्गीकरण कहलाती है। ये आपको हम बतलाएंगे इसका डिफिनेशन। नहीं, समान गुण वाले तत्वों को किसी विशेष नियम के अनुसार, विधि के अनुसार सजाकर एक साथ रखने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? आवर्ती वर्गीकरण कहते हैं। ये परिभाषा हो गया। दूसरी बात कि आवर्ती वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ा है, क्यों इसमें दिमाग लगाया गया, क्यों जानना है हम लोग को कि इसका वर्गीकरण करना जरूरी है। आवर्ती वर्गीकरण तत्वों का क्यों किया जाएगा, समझिएगा। जैसे सिंपल बात आप समझिएगा कि यदि आप सब्जी दुकान पर गए तो जो सब्जी का दुकानदार है वो आलू, मिर्च, टमाटर, टोटल चीज जो है वो आपको एक में मिला करके ऐसे रखे हुए हैं, प्याज वगैरह सारा चीज मिला करके रखे हुए हैं। तो बताइए कि कोई ग्राहक जाएगा और बोलेगा कि हमको 1 केजी जो है उसमें से मिर्च दीजिए, तो आपको समझ में आ रहा है कितना निकालना पड़ेगा मुश्किल से, सभी जगह मिक्स रहेगा। तो ये सुविधा के लिए कि जो मांगे, जिसके बारे में कहा जाए वो एकदम बिल्कुल क्लियर आइडेंटिफाई हो, इसके लिए क्या करता है दुकानदार, उसको अलग अलग सजा करके रखता है। एक टोकरी में मिर्च को, दूसरे में प्याज को, टमाटर को, आलू को, देखते हैं ना, सजा करके रखता है। क्यों? क्योंकि बेचने में सुविधा हो। तत्वों को क्या करना है, बेचना है हम लोग को नहीं, तत्वों के बारे में पढ़ना है, तो पढ़ने में सुविधा हो, इसलिए तत्वों को आवर्ती वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। सिंपल बात है, समझ में आया होगा। या दूसरा, अच्छा ठीक है, ये तो हो गया क्यों आवश्यकता पड़ी, तो तत्वों के अध्ययन में सुविधा हो, इसलिए तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। चलिए 2 बात हम लोग सीखें कि आवर्ती वर्गीकरण क्या है, और दूसरा ये सीखें कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। फिर आगे का टॉपिक होगा कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण है। चलिए इसके बाद लिखिए पहले, तब आगे चर्चा करते हैं। 2 आपको, पहला आपको क्या हेडिंग देना है, ये हेडिंग देना पूरा चैप्टर का, और फिर नीचे आपको ऐसे लिखना है आवर्ती वर्गीकरण। आवर्ती वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, आवर्ती वर्गीकरण। लिखिए, समान गुण वाले तत्वों को एक ही जगह सजाने की विधि को, एक ही जगह सजाने की विधि को तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण कहते हैं। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण कहते हैं। चलिए सिंपल बात आपको समझ में आ गया। आगे हेडिंग देना है, आगे आपको प्रश्न करके लिखना है, ऐसे क्वेश्चन करके लिखिएगा, प्रश्न लिखिएगा। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों पड़ी बात प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे, उत्तर लिखेंगे। क्यों पड़ी आपको अभी समझाया हम क्या, कि पढ़ने में सुविधा हो, अध्ययन करने में तत्वों का सुविधा हो, तत्वों के गुणों के बारे में जानने में सुविधा हो, इसीलिए तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण का ख्याल वैज्ञानिकों के दिमाग में आया। अब थोड़ा बहुत ये भी समझिए क्यों ऐसा, क्या एक सुविधा हो गया। तो देखिए क्या है, यदि तत्वों को सजाया नहीं जाता, जैसे तैसे रहता वैसे ही, जैसे तत्व खोज होते क्या वैसे ही रहता, तो क्या दिक्कत थी समझिएगा। दिक्कत ये है कि मान लीजिए कि सोडियम का, आपको हम कह रहे हैं अभी आपको भी पता चल जाएगा, सोडियम है, पोटेशियम है, दोनों का गुण एक समान है। तो आप ये, अब एक समान गुण वाले 1-2 तत्व नहीं होते हैं, 7-7, 8-8, 10-10 ऐसे तत्व होते हैं जिनका गुण एक समान होता है। समझ में आया? तो
इसमें लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, इन सब का गुण एक समान होता है। तो अब इतने सारे तत्वों का गुण एक समान है। अब बताइए कि हमको अगर पोटेशियम के बारे में जानना है फिर पढ़ेंगे सब गुण, और हम लोग को पता नहीं रहता, बांटा नहीं रहता, तो फिर हम लोग सोडियम का पढ़ते तो पता रहे ये तो पोटेशियम का गुण सोडियम जैसा है, तो पढ़ लेता होता। अच्छा, फिर पढ़ते रुबिडियम का, तो रुबिडियम का पढ़ते तो तब पता चलता कि अरे इसका भी गुण तो सोडियम पोटेशियम की तरह है। फिर जब पढ़ते तो सीजियम का पढ़ रहे हैं, तो सीजियम का भी पाया जाता है कि इसका भी गुण तो इन तीनों से मिलता है। तो चूंकि सबका अध्ययन करना पड़ता और ये फिर पूरा चलते रहता, जिसका भी गुण पढ़ना सबके बारे में विवरण पढ़ते रहिए, तो पूरा केमिस्ट्री में केवल एलिमेंट्स के बारे में, तत्वों के बारे में ही पढ़ते रह जाते हैं, कोई रिएक्शन वगैरह पढ़ ही नहीं पाते। इसलिए क्या किया गया कि तत्वों के उनके गुण के आधार पर और सजा दिया गया, वर्गीकृत कर दिया गया, बांट दिया गया, ताकि यह स्पष्ट हो कि यदि एक जगह रखा रहे, जैसे ये एक जगह रखा रहता है, आपको जो आवर्ती वर्गीकरण है, इस तत्वों का वर्गीकरण, उस वर्गीकरण में इन सभी तत्वों को एक जगह ऐसे रखा गया है। इससे स्पष्ट है कि किसी एक का गुण आप समझ लीजिए, बाकी सबका वही होगा। इसी सुविधा के लिए तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किया गया। चलिए, प्रश्न आपको लिख लिए थे ना, आंसर लिखिएगा। चलिए, आंसर लिखना है आपको। जब प्रारंभ में तत्वों की संख्या बहुत कम थी तो एक एक तत्वों के गुणों का अध्ययन करना संभव था, परंतु जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ती गई, अर्थात खोज होते गया, वैसे वैसे तत्वों के गुणों का अध्ययन करना मुश्किल होता गया, और जब तत्वों की संख्या बहुत अधिक हो गई, तब वैज्ञानिकों ने यह महसूस किया कि सभी तत्वों के अलग अलग गुणों का अध्ययन करना काफी कठिन है। इस समस्या के समाधान के लिए, अर्थात तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा के लिए, वैज्ञानिकों ने तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण की संकल्पना दी। चलिए, ये हो गया। चलिए, ये इतना हो गया। अब समझिए आगे का बात। देखिए, जो वैज्ञानिक है वो क्या कर रहे थे आपको, जैसे अब ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिक सोचे कि वर्गीकृत करना है तत्वों को उनके गुण के आधार पर, तो बस एक बार आए और वर्गीकृत करके चले गए, ऐसा नहीं हुआ है। तत्वों के वर्गीकरण में तो वैज्ञानिक जो हैं वो कई प्रयास किए हैं। जैसे आपको एक बात याद होगा कि 9th क्लास में आपको किस चैप्टर में, परमाणु संरचना में परमाणु का मॉडल पढ़ना था, नहीं तो सुने थे, याद है आपको? मॉडल कोई एक वैज्ञानिक नहीं दे दिया कि मॉडल का मतलब क्या है, कि परमाणु देखने में कैसा होता है। तो कोई एक वैज्ञानिक आया हुआ ऐसा मॉडल दे करके नहीं चला गया, ऐसा नहीं हुआ था। सबसे पहले जे थॉमसन आए, बतलाया परमाणु के बारे में कि परमाणु जब गोलीय होता है, पूरा लाल भाग होता है, बीच पूरा प्रोटॉन का बना होता है, उसके बीच में इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं धंसे रहते हैं, और उसका तुलना किया था तरबूज से, कि जिस तरह से तरबूज जो है वो संपूर्ण लाल भाग का बना होता है, ठीक उसी प्रकार से जो परमाणु है प्रोटॉन का बना होता है, और जिस तरह से तरबूज में काला बीज जो है बीच बीच में धंसा रहता है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन परमाणु में धंसे होते हैं। ऐसा तुलना करके जे थॉमसन बतलाया
ये पूरा पूरा गलत साबित हुआ, तो इसको अस्वीकृत कर दिया गया। तब फिर रदरफोर्ड आए, फिर उनमें भी त्रुटि पाया गया। फिर नील्स बोर आए, जो भी हम लोग पढ़ते हैं, बताया कि बीच में नाभिक होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऐसे न्यूट्रॉन टोटल बात। उसी प्रकार से तत्वों के वर्गीकरण में सबसे पहले डिवोनियर साहब आए, डिवोनियर वैज्ञानिक का नाम है, और उन्होंने अपना नियम दिया, फिर इनका सफल हो गया। फिर न्यूलैंड साहब आए, वो सिद्धांत दिए कि नहीं वर्गीकृत का जो है वो नियम ऐसा है, ऐसे करके वर्गीकृत करेंगे तो समान गुण वाला तत्व तो एक एक जगह पर आ जाएगा। उनका भी गलत हुआ। तो फिर मेंडलीव आए, मेंडलीव ने बताया कि नहीं नहीं आपका भी गलत है, हम बता रहे हैं, मेरा बात सुनिए, आप लोग से ज्यादा काबिल हम हैं कि तत्वों को इस गुण पर सजाएंगे, सॉरी इस नियम के आधार पर सजाएंगे, तब समान गुण वाला तत्व एक जगह आ जाएगा। लेकिन सच्चाई ये था कि तीनों का बात बिल्कुल फेंकू था। ये लोग फेंकू टाइप के आदमी थे, इसका मतलब खूब फेंक रहे थे, केवल इन्हीं का सही नहीं था। फिर अंतिम में आए नियम लेकर के मूसले साहब, नहीं, और उन्होंने मूसले साहब आधुनिक आवर्त नियम दिए, और इस नियम के अनुसार जो इन्होंने तत्वों को सजाया वो बिल्कुल परफेक्ट हुआ, सही हुआ। थोड़ा बहुत है उसमें भी त्रुटि, जो कोई भी चीज तो है जिसमें त्रुटि होता है, कमी सब में होता है, उस तरह कमी उसमें भी है, लेकिन मूसले साहब ने जो दिया वो बिल्कुल परफेक्ट दिया, बहुत तरीके से दिया। तो मतलब कुल मिलाकर हम लोग 4 के बारे में पढ़ना है, नहीं 3 असफल है, तीसरा जो है मेंडलीव का आवर्त नियम, उसके अनुसार से आपको थोड़ा बहुत उससे थोड़ा बहुत प्रश्न आता है, इसीलिए उसमें हम और भी चीज बताएंगे आपको क्या क्या आता है प्रश्न। मेनली हम लोग को पढ़ना है क्या जो सही है, किनका, मूसले का, क्या नाम है उसका, आधुनिक आवर्त नियम, उसके बारे में डिटेल्स पढ़ना है हम लोग को, पूरा चैप्टर उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आपको हेडिंग देना है, हेडिंग देना है तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में वैज्ञानिकों का क्रमबद्ध प्रयास। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में वैज्ञानिकों का क्रमबद्ध प्रयास, हेडिंग देना है आपको, डैश देके लिखिएगा। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के लिए कई वैज्ञानिक प्रयास किए, जिनका विवरण इस प्रकार है, चलिए इस प्रकार है के बाद डैश देकर नीचे फिर आपको हेडिंग देना है, नीचे आपको फिर हेडिंग देना है। डोवेराइनर लिखाता है डिवोनियर का, डोवेराइनर का त्रियक नियम, डोवेराइनर का त्रियक नियम हेडिंग देना है। पहला क्या हेडिंग देना है, डोवेराइनर का त्रियक नियम। चलिए डोवेराइनर का त्रियक नियम सुनिएगा। चलिए समझिएगा, ये डोवेराइनर वैज्ञानिक का नाम है, साइंटिस्ट हैं ये, इन्होंने बताया क्या क्या इनका नियम है समझिएगा। इन्होंने बताया कि यदि तत्वों को 3-3 करके सजाएं, कैसे, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, मतलब ये कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों को 3-3 करके सजाएं, और सजाने के बाद इस तरह से हो कि किनारे वाले 3-3 करके, मतलब A B C ऐसे करके सजाएं। किस आधार पर, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, मतलब इसका परमाणु द्रव्यमान 1 है तो इसका 2, इसका 3, मतलब बढ़ते क्रम में हो, बड़ा हो, बढ़ते क्रम में सजाएं, तो बढ़ते क्रम में सजाएं। और यदि ऐसा हम लोग को प्राप्त हो कि इन दोनों का जो द्रव्यमान था, परमाणु द्रव्यमान, इसका औसत बीच वाला के बराबर हो जाए, क्या बोले, किनारे वाले परमाणुओं का जो द्रव्यमान है उसका औसत बीच वाला के बराबर हो जाए, तो समझना ये है
कि तीनों गुण का तीनों तत्वों का गुण एक समान है। यही त्रिएक नियम है। लेकिन ये बहुत कम तत्वों पर 2-3 ग्रुप ऐसा 3-3 करके 2-3 तक ही लागू हुआ, इसीलिए बाकी पर लागू नहीं हो रहा था। मतलब ये कि बाकी तत्वों को ऐसे करके सजा रहे थे तो बीच वाला का जो द्रव्यमान है वो दोनों के औसत के बराबर नहीं आ रहा था, अर्थात ये नियम नहीं पालन हो पा रहा था, इसीलिए इसको अस्वीकृत कर दिया गया, इसको नकार दिया गया। चलिए डैश देके लिखिए। डोबेराइनर नामक वैज्ञानिक ने, जर्मन वैज्ञानिक थे, लिखना चाहते तो लिख लीजिएगा, जर्मनी के वैज्ञानिक ने 1871 ईस्वी में, 71 नहीं जी, 1817 ईस्वी में तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण संबंधित पहला प्रयास किया और एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण जिसे डोबेराइनर का त्रियक नियम कहते हैं, जिसे डोबेराइनर का त्रियक नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार के बाद डैश दे देना है, अनुसार के बाद ऐसे डैश देके नीचे से लिखेंगे। इस नियम के अनुसार के बाद डैश देके लिखेंगे। यदि समान गुण वाले तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाए तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान शेष किनारे वाले दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत मान के बराबर होता है। परमाणु द्रव्यमान के औसत मान के बराबर होता है। आप इसको दूसरे शब्दों में से समझिएगा कि तत्वों को 3-3 करके ऐसे सजाएं कि बीच वाला का द्रव्यमान किनारे वाले के औसत मान के बराबर हो जाए, तो समझना ये कि तीनों का गुण एक समान है। या उल्टा, समान गुण वाले तत्वों को 3-3 करके सजाएंगे तो किनारे वाला का जो औसत मान होगा बीच वाला के बराबर होगा। दोनों बात सेम है। चलिए एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल पहला है लिथियम है, सोडियम है तथा पोटेशियम है। लिथियम का परमाणु द्रव्यमान आपको पता है 7 होता है, पोटेशियम का 39। ऐसे दोनों नियम से आपको बतला रहे हैं, दोनों तरीके से आपको समझना है। ये चेक करना है कि इन तीनों का गुण एक समान है या नहीं है। तीनों का गुण एक समान है या नहीं है, तो क्या करना होगा, तो ये देखना होगा कि यदि इन दोनों के परमाणु द्रव्यमान का औसत मान इसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा तो समझेंगे कि तीनों का गुण एक समान है। निकाल के देखेंगे। इसका 7 है प्लस औसत कैसे निकालते, दोनों का योग बटा 2 हो जाएगा, 39 और बटा 2, तो कितना हो गया 39 और 7 46 बटा 2 23 होता है ना इसका, बोलिए 23 होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब ये कि तीनों का गुण एक समान है। एक तो ऐसे समझना है, दूसरा बात ऐसे समझना है कि यदि इस दोनों का अगर ये कोई कह दे कि तीनों एक गुण वाला है तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि इसका द्रव्यमान कितना होगा, मतलब 23 होगा, औसत मान के बराबर होगा, शेष दोनों किनारे वाले तत्वों के औसत मान के बराबर। चलिए ये त्रिएक नियम था। नीचे एक लाइन लिख देना है एग्जाम्पल के नीचे, परंतु यह नियम 2-3 समूहों पर ही लागू होता है, हो रहा था, ऐसे लिखेगा, 2-3 समूहों तक ही लागू हो रहा था।
इसलिए इस नियम को अस्वीकृत कर दिया गया, नकार दिया गया, गलत ठहरा दिया गया। चलिए ये हो गया, पहला ये था, पहला प्रयास वैज्ञानिक का। दूसरा आपको हेडिंग देना है, दूसरा नहीं ऐसे ही हेडिंग देते जाएंगे, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, हेडिंग दीजिएगा। जब उनका गलत हो गया डोबराइनर का, तो दूसरा नंबर पर न्यूलैंड साहब आए, क्या, अपना एक नियम लेकर के। क्या नियम था उनका? अष्टक नियम। देखिए समझिएगा, ये इन्होंने कहा जब डिबोनियर का त्रिक नियम समाप्त हो गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, डिबोनियर साहब तो बिल्कुल एकदम बकलोल हैं, वो जो बात बोले वो बिल्कुल फैक्ट नहीं था। अब मेरा बात सुनिए, हम बहुत काबिल आदमी हैं, बहुत जबरदस्त बात लेकर के, बहुत जबरदस्त नियम लेकर के आए हैं, और सबको समझ में भी आएगा और सभी तत्वों पर लागू भी होगा। मतलब उस नियम के अनुसार तत्वों को हम सजा देंगे तो समान गुण वाले तत्व एक जगह पर आ जाएंगे। क्या उन्होंने कहा? सुनिएगा। ऐसा कहने के लिए उन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसको न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहते हैं। इनके नियम के अनुसार क्या था? कहे ये कि जिस तरह से सारे गामा जो संगीत का स्वर है, सारे गामा प धा नी, ऐसे, तो उसमें क्या होता है, वो 8वें स्वर पर पूरा गाना चलता है। जैसे पूरा जो इंग्लिश है जो हम लोग को तंग करके रखता है, इंग्लिश मामूली तंग करता है जी हम लोग को। तुम लोग को पता है 26 लेटर है, पूरा तमाशा बना करके रख देता है। कभी सी जो है उसको च पढ़वाएगा, कभी क, कभी स, समझ में नहीं आता है। स्कूल है तो अस्चूल उसको पढ़ना चाहिए था, तो उसको स्कूल पढ़ना है। CH को, अरे CH से बचपन से हम लोग च पढ़े तो भाई क कहीं ना हो गया, पता ही नहीं चला। तो बहुत तरह का समस्या है। 26 मिलकर के हम लोग को नचाते रहता है, 26 लीटर पूरा नाक को दम किए हुए रहता है। तो उसी तरह से जो है, जो अष्टक ये संगीत का जो 8 स्वर है, सारे गामा प धा नी, ये 8वें स्वर होता है, वो 8वें स्वर पर पूरा गाना चलता है। ठीक है, संगीत के यदि कोई जानकार होंगे, जानकार तो हम भी हैं, तो इसका बाद में चर्चा करेंगे तुम लोग से। तो चलो ठीक है। तो जिस तरह से 8 स्वर से पूरा वो संगीत चलता है, तो उन्होंने कहा कि क्या होता है, 8 स्वर है, लेकिन क्या होता है, तो निश्चित समय के बाद समान स्वर का रिपीटेशन होते रहता है। नहीं, एक बार एक स्वर आया, फिर 8वां के बाद सेम स्वर आ जाता है। न्यूलैंड्स ने कहा कि जिस तरह से संगीत के स्वर में प्रत्येक 8 के बाद फिर पहला स्वर आ जाता है, उसी तरह से ये तत्वों को 8-8 करके सजाएंगे, तत्वों को 8-8 करके सजाएंगे, तो कहीं से भी लेंगे तो पहले और 8वें तत्वों का गुण एक समान होगा। किस आधार पर? तो कैसे सजाना तत्वों को? तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। मतलब ये कि तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजा देंगे 8 करके, माने शुरू से सजाएं, 8 लाइन लगाएं, फिर नीचे से 8 लाइन, फिर नीचे से 8 लाइन। तो कहीं से भी हम लोग यदि जोड़े तो पहला कहीं से शुरू करेंगे, तो जहां 8वां समाप्त होगा वो दोनों का गुण एक समान होगा। कौन ऐसा बोले? न्यूलैंड्स ने बोला। कहां पर? अपने अष्टक नियम में। लेकिन इनका भी कुछ हद तक दिखाई दिया, लेकिन इनके में बहुत ज्यादा त्रुटि पाया गया, इसलिए इनके भी नियम को स्वीकृत कर दिया गया था। चलिए, बहुत ज्यादा त्रुटि था इसलिए डैश देख लिखना है। 1866 ईस्वी में न्यूलैंड्स नामक वैज्ञानिक ने तत्वों के आवर्ती संबंधित एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहते हैं। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार के बाद डैश दे देना है। चलिए, इस नियम के अनुसार, नियम जो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे ना। चलिए, इतना अच्छे से अभी बिल्कुल कम है, आप थोड़ा बहुत बुक वगैरह पढ़िएगा, क्योंकि आपको तो पहले से इन्फॉर्मेशन था नहीं। देखिए, घर पे है, अच्छे तरीके से पढ़िए, कम सब्जेक्ट चल रहा है,
ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए। जैसे आपको इतना सारा होमवर्क बनाना है, क्वेश्चन आंसर बनाना था, वो तो पहले का होमवर्क था, 4 दिन 5 दिन हो गया, तो होमवर्क बनाइए। फिर नया चैप्टर के बारे में आपको आज इन्फॉर्मेशन मिला, जो हम आज बोले हैं उसको समझिए, बार बार सुन के लिखिए, याद कीजिए, आगे की चीज को भी बुक से पढ़िए तो ज्यादा क्लियर होगा। चलिए बाकी अगले लेक्चर में। धन्यवाद।